नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, हम सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं हमेशा की तरह याद दिला दूं कि आपका चैप्टर क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो बच्चे, हमने पिछली क्लास में सीखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं। क्या सीखा हमने? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और अंत में हमने क्या जाना था कि किस क्षेत्र में कितने क्या हैं, रोजगार हैं। और जितने रोजगार लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार में लगे हुए हैं लोग, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रधान क्षेत्र कहेंगे। और बाकी के क्षेत्र क्या हो जाएंगे? छोटे क्षेत्र। सभी बच्चे याद रखेंगे कि जिस क्षेत्र में रोजगार में ज़्यादा लोग लगे रहेंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे, आप उसे प्रधान क्षेत्र कहेंगे। और बाकी के क्षेत्र क्या कहलाएंगे उसकी तुलना में? छोटे क्षेत्र। तो चलिए बच्चे, हम आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा सोचते हैं कि वैसे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में हजारों वस्तु और सेवाएं का उत्पादन होता होगा। बच्चे, हजारों वस्तु है, हजारों सेवाएं हैं, सबका उत्पादन होता है, पर क्या इनकी गणना हो सकती है? मतलब बच्चे, गिनती हो सकती है? जरा सोचिए कि हजारों वस्तु और हजारों सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, पर क्या इसकी गणना, इसकी गिनती हो सकती है? इसका मतलब क्या है कि हजारों वस्तु और सेवाओं की जो गणना है वो क्या है? असंभव कार्य है। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे कि हजारों वस्तु एवं सेवा की गणना का मतलब क्या होता है बच्चे? गिनतु। गणना क्या है? एक असंभव कार्य है। क्या है बच्चे? ये एक असंभव कार्य है। कोई भी हजारों वस्तुओं की और सेवाओं की गिनती नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए बच्चे, कार की गिनती, कंप्यूटर की गिनती, कील की जो कील दीवारों में ठोकी जाती है उसकी गिनती, फर्नीचरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि क्या आप कभी उसकी गिनती कर पाएंगे? इसका मतलब है बच्चे कि जब हम इनकी गिनती नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इनका योगफल कैसे निकालें? हमें ये सोचने की बात है कि जब हम इनकी गिनती कर ही नहीं सकते तो फिर इनका योगफल कैसे निकाला जाए। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे कि हजारों वस्तु और सेवाओं की गणना जो है असंभव है। तरह तरह के कार हैं, कंप्यूटर है, कील है, फर्नीचर है, न जाने कितनी वस्तुएं हैं, आप इस सब को गिन ही नहीं सकते। तो जब आप इस सब की गिनती नहीं कर सकते तो फिर आप इसका योगफल कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो याद रखिए, अर्थशास्त्रियों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और अर्थशास्त्रियों ने सुझाया है कि संख्या के स्थान पर इनके मूल्यों का योग कीजिए, मतलब इनके कीमत का कितने में बिकेगी। सभी बच्चे याद रखिए, अर्थशास्त्रियों ने क्या सुझाया है? अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि गिनती की जगह, मतलब संख्या के स्थान पर आप इनके मूल्य का क्या कीजिए? योग कीजिए। याद समझिएगा सभी बच्चे, याद रखेंगे कि अर्थशास्त्रियों ने क्या सुझाया है? तो अर्थशास्त्रियों ने सुझाया है कि संख्या के स्थान पर इनके मूल्यों का योग निकालें। आई बात समझ में? आप कीमत का योग निकाल सकते हैं बच्चे, पर संख्या का योग नहीं निकाल सकते। तो सभी लोग याद रखेंगे कि अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है, सुझाया है कि संख्या के स्थान पर आप इनके मूल्यों का योग निकालें। किसका योग निकालें बच्चे? मूल्यों का योग निकालें संख्या के स्थान पर। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब याद रखेंगे कि ठीक है, चलिए मूल्यों का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखेंगे तीनों क्षेत्रकों की वस्तु और सेवा की गणना करके फिर उनका हम क्या, मतलब मूल्यों की गणना करेंगे और फिर उनका क्या निकालेंगे? योगफल प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा बच्चे कि तीनों क्षेत्रकों की वस्तु एवं सेवा के मूल्यों की
गणना कर उनका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। जब ऐसे करेंगे तो अपने आप हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे कि तीनों क्षेत्रकों की वस्तु और सेवा के मूल्यों की गणना करके हम फिर उसका क्या निकाल देंगे, योगफल प्राप्त करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना उत्पादन एवं सेवा हुआ। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, याद रखिएगा कि उत्पादित एवं बेची गई वस्तु की गणना नहीं होगी। याद रखिएगा कि जो आपने अभी उत्पादन ही किया है और जो बेच दिया है उसकी गणना नहीं होगी। क्लियर रखेंगे सभी बच्चे, इस बात को याद रखेंगे कि उत्पादित यानी जो अभी उत्पादित हुआ है एवं बेची, जिसको हमने बेच दिया, आप उसकी गणना नहीं करेंगे। उत्पादित एवं बेची वस्तुओं की गणना नहीं होगी। उत्पादित एवं बेची वस्तुओं की गणना नहीं होगी। इसका मतलब है कि गणना उत्पादित और बेची हुई वस्तुओं की आप इसमें गणना क्या करते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है। और याद रखिएगा कि ठीक है, चलिए उत्पादित और बेची हुई वस्तुओं की हम गणना नहीं करेंगे, तो गणना हम कैसी वस्तु की करेंगे? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना की जाती है। किसकी बच्चे? केवल अंतिम वस्तु एवं सेवा की गणना की जाती है। जरा सीखते हैं इसको। क्लियर है? ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। केवल अंतिम वस्तु एवं सेवा की गणना की जाती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना की जाती है। याद रखिएगा कि अब अंतिम वस्तु और सेवा को समझना है। याद रखिएगा बच्चे कि वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है वही अंतिम वस्तु है। याद रखेंगे कि अंतिम वस्तु क्या है बच्चे? वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है, वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि अंतिम वस्तु किसे कहा जाएगा? तो आप कहेंगे कि वो वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। अगर मैं बाजार में आटा खरीदने जाऊं तो मैं आटा खरीद कर ले आऊंगा, तो मेरे लिए आटा अंतिम वस्तु है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अंतिम वस्तु सेवा उसी को कहा जाता है कि वह वस्तु सेवा जो उपभोक्ता तक पहुंच जाती है वही अंतिम वस्तु होगी। और याद रखिएगा कि हम उसी अंतिम वस्तु के मूल्यों का योग करके पता कर लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन कार्य हुआ है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, याद रखिएगा बच्चे कि वह अंतिम वस्तु है जो केवल अंतिम वस्तु सेवा की गणना की जाती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वही वस्तु अंतिम वस्तु होगी जो हम तक क्या होगी, पहुंचेगी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। अब याद रखिएगा बच्चे कि साफ कहा गया है कि केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना की जाती है। क्लियर हो गया? केवल अंतिम वस्तु और सेवा की ही गणना की जाएगी और किसी को हम नहीं लेंगे। चलिए बच्चे इसे सीखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि गेहूं, ठीक है, अगर किसी किसान ने गेहूं उपजाया तो गेहूं उत्पादित वस्तु है। मैंने पहले ही कहा था कि उत्पादित वस्तु की गणना नहीं की जाएगी। अब वो जो गेहूं है उसे कहाँ ले जाया जाएगा? मिलों में। और वो मिलों में ले जाएंगे तो फिर वहां पर क्या पिसेगा? उससे आटा पिसेगा। तो याद रखिएगा गेहूं पिसा, गेहूं से क्या बना? फिर आटा बना। लेकिन उसी आटे को अब क्या करती है कि डबल ब्रेड जो बनाती है वो कंपनी खरीद लेगी और उस आटे से फिर डबल ब्रेड बनाएगी। और ब्रेड बनाएगी तो बच्चे मैंने खरीदा क्या? गेहूं खरीदूं, आटा खरीदूं या ब्रेड खरीदूं? तो मैंने क्या खरीदा? डबल ब्रेड। तो अंतिम वस्तु क्या हो गई? डबल ब्रेड।